जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। आज की वीडियो में लाइब्रेरी साइंस की यूनिट 9 देखेंगे, जिसमें हम अनुसंधान क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में बोले तो रिसर्च मेथोडोलॉजी। एक वीडियो आप लोग को अपलोड कर चुके हैं इससे पहले, वीडियो संख्या 31। आप लोग उसे जाके जरूर देखें। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और प्ले लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से अपना खोज के देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1840 तक हम बता चुके हैं, तो टोटल 31 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखिए अपना तैयारी कर सकते हैं। और सारे का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं 1841 से 1841 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सभी से, जो न्यू चैनल पे आए हैं तो वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1841 है, रिकॉल। इस शब्द का प्रयोग सूचना पुनः प्राप्ति के संदर्भ में करने के लिए किया जाता है। तो रिकॉल शब्द जो है सूचना को पुनः प्राप्ति करने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1842, तर्क और या और नहीं, यानी इंग्लिश में बोले तो एंड और एंड नॉट का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है जॉर्ज बोले के द्वारा किया गया था, जॉर्ज बोले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1843, लोटका का नियम का संबंध इनमें से किससे है? तो लोटका का नियम का संबंध इनमें से जो है ये आपका है एवरेज से है, एवरेज नंबर ऑफ पेपर्स एंड पेपर्स पर ऑथर्स से है लोटका का नियम का संबंध। क्वेश्चन नंबर 1844 देखिए, बिब्लियोमेट्रिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? तो बिब्लियोमेट्रिक का संबंध जो है ये आपका संबंध है, ये ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ पब्लिकेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1845 देखते हैं। एक प्रश्न के संग्रह प्रतिक्रिया में कुल 100 प्रासंगिक दस्तावेज है, केवल 60 दस्तावेज पुनः प्राप्ति किए गए हैं, इनमें से केवल 20 प्रासंगिक थे। स्मरण प्रतिशत क्या होगा? तो स्मरण प्रतिशत जो है 66% होगा। 1846, पुनः प्राप्ति प्रणाली कुल 100 दस्तावेज पुनः प्राप्ति करती है, इनमें से 80 और प्रासंगिक है, अन्य 20 दस्तावेज जो प्रासंगिक थे लेकिन पुनः प्राप्ति नहीं किए गए, उस क्वेरी के लिए सटीक प्रतिशत क्या होगा? तो सटीक प्रतिशत होगा 40%। ऑप्शन नंबर एक। देखिए, ये तो काफी बार बताए हुए हैं। वन आरेख किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये जॉन वेन के द्वारा विकसित किया गया, जॉन वेन के द्वारा वन आरेख। 1848 देखिए, नियंत्रित समूह यानी कंट्रोल ग्रुप एक शब्द है जिसका प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग जो है किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1849, पुस्तकालय विज्ञान के मौलिक नियमों का प्रतिपादन किस तरह का रिसर्च है? कौन सा मौलिक नियमों का, पुस्तकालय विज्ञान में मौलिक नियमों का प्रतिपादन किस तरह का रिसर्च है? तो ये आपका प्योर रिसर्च है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 1850 देखिए, उद्धरण विश्लेषण इसमें मदद करता है। तो उद्धरण विश्लेषण जो मदद करता है, ये करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोड डॉक्यूमेंट्स के लिए। 1851, पुस्तकालय प्रबंधन के सर्वोत्तम तरीकों को खोजने के उद्देश्य से एक अध्ययन है। तो कौन सा अध्ययन है? तो ये बेसिक अध्ययन है, बेसिक रिसर्च। अध्ययन या रिसर्च वही होता है। 1852 देखिए, प्रश्नावली में वे प्रश्न जिनके उत्तर पहले ही बता दिए गए हो वह कहलाते हैं। तो प्रश्नावली में वे प्रश्न जो उसका उत्तर पहले ही बता देते हैं वे कहलाते हैं आपको क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चनरी। 1853 देखिए, गैर नमूना त्रुटियां यानी नॉन सैम्पलिंग एरर को त्रुटियां कहा जाता है। तो इस तरह की त्रुटियां को जो प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1854 देखिए, अनुसंधान परिकल्पना के निरूपण का तात्पर्य है। तो परिकल्पना में थीसिस, अनुसंधान परिकल्पना के निरूपण का तात्पर्य होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मुलेशन ऑफ टेंटेटिव जनरलाइजेशन। देखिए, 1855 जो है आपका मिलान करने वाला है। आप इसे मिलान किस तरह से कीजिएगा? पहला है ऑब्जर्वेशन और दूसरा है इसका मीनिंग। इसे मतलब ऑब्जर्वेशन, इसका मीनिंग क्या होगा? इधर जो है आपका ऑब्जर्वेशन है, इधर मीनिंग है आपका, तो इसको मिलान करना है। देखिए, आई बी आई डी का मीनिंग होता है आपका सेम रेफरेंस सी,
सेम रेफरेंस साइटेड इमीडिएटली अबव। दूसरा है log.sit। log.sit का मतलब होता है कि आपका डी, द सेम प्लेस ऑफ सीटेड। उसके बाद op.sit, sit का मतलब op.sit का मतलब होता है आपका प्रीवियसली सीटेड, और बाइट का मतलब होता है आपका सी। तो इस तरह से मिलन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1856। एक शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस है। तो एक शून्य परिकल्पना जो है क्या होता है, तो ये होता है व्हेन, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। 1857 देखिए, वह शोध जो अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका, आप जानते ही होंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1858 देखिए, प्रायोगिक अनुसंधान ये कौन सा आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। प्रायोगिक अनुसंधान जो है कौन सा आवश्यक प्रक्रिया नहीं है, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, बाकी आपका मैनिपुलेशन है, कंट्रोलिंग है, कंटेंट एनालिसिस है। 1859, मैनिपुलेशन हमेशा एक हिस्सा है, तो मैनिपुलेशन जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1860 देखिए, अनुसंधान नैतिकता की समस्या अनुसंधान गतिविधियों के किस पहलू से संबंधित है। तो अनुसंधान नैतिकता की समस्या जो है अनुसंधान के आपका एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1861 देखिए, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है। तो ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कशॉप का में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1862 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है। तो कौन सा शोध प्रकार जो है मौजूदा स्थितियों को सुधारने के लिए आपको जो है आपको मौजूद है, तो ये एक्शन रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 1863 देखिए, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता प्रवणता पर भोजन की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। इसके लिए शोध का कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसके लिए शोध की विधि जो उपयुक्त है ये एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए 1864 जो है आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देखिए दोनों सेट को मिला के, पहला सेट इसमें दिया हुआ है रिसर्च मेथड, इसमें दिया है डाटा कलेक्शन, इसको मिलान करना है। देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये आपका रिलेटेड है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से, सी नंबर स्टैंडर्डाइज्ड सेट से। देखिए एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड जो है ये आपका रिलेटेड है टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट से, सी नंबर। पी का आपका 4 नंबर हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड ये आपका संबंधित है क्वेश्चन नायरी से, 2 नंबर क्वेश्चन नायरी से। और हिस्ट्रिकल मेथड संबंधित है यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज से। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, होगा तो आप इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बी नंबर। देखिए एक्सप्लेनेटिव मेथड जो है आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से संबंधित है। एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड जो है ये आपका संबंधित है टाइपिकल कैरेक्टर टेस्ट से। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड जो है संबंधित है आपका क्वेश्चन नायरी से। और हिस्ट्रिकल मेथड संबंधित है आपका क्वेश्चन प्राइमरी यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज से। आप इसे मिलान कीजिए या सामने करके लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 1865 देखते हैं। शोध नैतिकता का मुद्दा शोध के किस चरण में प्रासंगिक माना जाता है। तो ये माना जाता है एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1866 देखते हैं। गुणात्मक अनुसंधान गतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण मानी जाती है डाटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस में। क्वेश्चन नंबर 1867 देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित कथनों की सूची में उस सेट की पहचान करें जिसका अनुसंधान नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपको 7 दिया है ऑप्शन, 7 ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन जो है नैतिकता सिद्धांत पर जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा नैतिकता सिद्धांत पर प्रभाव डालता है।
सबसे पहले दो, ये भी आप नैतिकता सिद्धांत पे नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो है संबंधित अध्ययनों को उचित संदर्भ के बिना उद्धृत किया गया। और उसके बाद ये तीसरा भी, शोध निष्कर्षों को नीति निर्माण का आधार बनाना। उसके बाद आपका ये 6 नंबर भी, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को आरंभिक अध्ययन के संदर्भ में विनियमित करता है। और उसके बाद आपका 7 नंबर भी आपका नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो है आपका शोधकर्ता द्वारा काल्पनिक आंकड़ों को पेश किया जाता है या आंकड़े को गलत तरीके से पेश किया जाता है। ये सब भी जो है आपका गलत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है शोध कार्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा तो आप एक बार जरूर रिवीजन कर लें इसका, ताकि आप लोग के हमेशा दिमाग में बैठा रहे ये चीज़। देखिए 1868, एक शोध का उद्देश्य प्रभावी मध्याह्न भोजन हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? इसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त है ये है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1869 देखिए, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है? तो प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता जो है ये होता है फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चंस। 1870 देखिए, थीसिस लेखन का प्रारूप किससे मिलता है? तो थीसिस लेखन का प्रारूप जो है ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए रिसर्च ऑफ डिस्क्रिटेशन से मिलता है। 1871 देखिए, सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सहभागी अनुसंधान के लिए तो कथन सत्य नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है, देख लेते हैं कौन सा कथन के लिए, सहभागी अनुसंधान के लिए। पहला है इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज पावर। दूसरा है इट एम्फेसिस ऑन पीपुल एक्सपर्ट्स। और तीसरा है इट इज ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। ये तीनों कथन जो है सही है सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में। जो सही नहीं था उसको भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1872 देखिए, एक परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन जो है परिकल्पना के में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, इट इज ओनली टू नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। ये परिकल्पना के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 1873 देखते हैं, जो कि है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन एपीए संदर्भ थैली में बुनियादी नियम है? तो एपीए संदर्भ प्रारूप में शैली में बुनियादी नियम कौन कौन सा है? देखिए आपका बुनियादी नियम ऑप्शन नंबर बी है, लेखकों के नाम के अंतिम नाम को पहले लिखा जाता है। तीसरा भी सही है, पुस्तकों और पत्रिकाओं जैसे लंबे कार्यों के शीर्षक को इटैलिक किया जाता है। और चौथा भी सही है, वर्णाक्रम अनुसार संदर्भ सूची तैयार की जाती है। तो इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं है, बाकी 2, 3, 4 सही है। 1874 देखिए, अनुसंधान में नैतिक मानदंडों में किसके लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है? तो किसके लिए जो है दिशा निर्देश शामिल नहीं है? तो थीसिस फॉर्मेट के लिए नहीं है, बाकी आपको कॉपीराइट के लिए है, पेटेंट पॉलिसी के लिए है, डाटा शेयरिंग पॉलिसीज के लिए है। 1875 देखिए, वह परिभाषा जिसका कोई अर्थ जानबूझकर किसी प्रतीक को दिया गया हो वह कहलाती है। तो वह एक्सप्लेटिव कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1876 देखिए, संरचना वाले प्रस्तावों का एक समूह जो कुछ अनुमान प्रदर्शित करता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है इन एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियागेट ने मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके आधार पर दिया था? तो जीन पियागेट मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर किस आधार पर दिया था? तो ये दिया था आपको फंडामेंटल रिसर्च के आधार पर दिया था। 1878 देखिए, पुरुष और महिला छात्र संख्यात्मक परीक्षा के समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह कथन कौन सी हाइपोथेसिस इंगित करता है? तो ये इंगित करता है नल हाइपोथेसिस को। क्वेश्चन नंबर 1879 देखिए, किस प्रकार के शोध के निष्कर्ष को अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए नहीं किया जाता। बाकी हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कैजुअल कॉम्पिटिटिव रिसर्च ये सभी के लिए किया जाता है। बाकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए नहीं किया जाता सामान्यीकृत। क्वेश्चन नंबर 1890 देखिए, 1880 देखिए सॉरी 1880 है आपका, प्रश्नावली तैयार करने के लिए आवश्यक चरणों का सामान्य क्रम क्या है? तो कौन सा प्रश्नावली तैयार करने के लिए आवश्यक चरण कौन सा है? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा आपका रिव्यू ऑफ द करेंट लिटरेचर। उसके बाद पहला हो जाएगा रिव्यू ऑफ द करेंट लिटरेचर। उसके बाद दूसरा हो जाएगा रीडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द स्टडी।
ठीक है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनरी, और चौथा हो जाएगा रिवीजन ऑफ ड्राफ्ट। इस तरह से मिलन के सजाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1881 देखिए, शोध प्रबंधनी थेसिस के मूल तत्व है। तो थेसिस का मूल तत्व जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट डिस्कशन एंड कंक्लूजन्स। ये होता है थेसिस का मुख्य मूल तत्व। 1882 देखिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को वीडियो जरूर अच्छा लगा है तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे, चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए 1882 निम्नलिखित में से अनुसंधान डिजाइन क्या है। तो अनुसंधान डिजाइन जो है ये है ऑप्शन नंबर डी डेटा के संग्रह और विश्लेषण के हर चरण के लिए एक रूपरेखा देना। तो देख लिए कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।